नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास खाली मकान पार्ट 6। पुलिस की जीप लिंटन रोड की तरफ दौड़ रही थी। मैं जीप ड्राइव कर रहा था। मेरी बगल में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल बैठा था। पीछे सब इंस्पेक्टर बंसल, सब इंस्पेक्टर सुधाकर और 2 हवलदार बैठे थे। साहब, रास्ते में बंसल एकाएक दबे स्वर में बोला, आप मिसेस कॉटन को गिरफ्तार करेंगे? अभी नहीं, प्रभुदयाल बोला। लेकिन साहब, जब पादरी की लाश की कलाई पर से उतारी गई घड़ी और उसकी उंगली पर से उतारी गई अंगूठी मिसेस कॉटन के बेडरूम में रखी ड्रेसिंग टेबल में से बरामद हुई है, तो इस बाबत विधवा का जवाब सुनना अभी बाकी है। हो सकता है उसके पास उस सामान की वहां से बरामदगी की कोई सफाई हो। वह यही कहेगी कि उसे नहीं पता कि वह सामान वहां किसने रखा है। देखते हैं क्या कहती है वो। जो वह कहेगी वह अभी सामने आ जाएगा। बंसल खामोश रहा। मुझे तो यह सब पादरी के परिवार वालों की ही कोई मिलीभगत लगती है। हर कोई गलत बयानी कर रहा है और हर कोई कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। विधवा हमारे शक का रुख विलियम की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि पादरी की लाश पर से उतारी गई घड़ी और अंगूठी उसके पास से बरामद हुई है। पीटर साफ साफ झूठ बोल रहा है कि कल रात वह घर पर था। 2 मुख्तलिफ तरीकों से उसका झूठ साबित हो चुका है। आज उसने जो इतने रहस्यपूर्ण ढंग से एक रहस्यपूर्ण बंडल के साथ अपने बेटे को झेरी भेजा है, वह भी बेमानी नहीं हो सकता। टोनी का काट पीट का शौक हमारा ध्यान घटनास्थल पर रंगी खुकरी और सूजन डेनिंग के कटे हुए गले की तरफ खींचता है। इन तमाम बातों का कोई एक सामूहिक मतलब होना चाहिए और वही मतलब इस अत्यंत रहस्यपूर्ण डबल मर्डर का हल होगा। ओके पाठक साहब। मैंने अपने सामने सड़क पर से निगाह न हटाई। प्रभुदयाल ने भी मेरी राय के लिए जिद न की और 2 मिनट बाद मैंने जीप को लिंटन रोड पर चर्च के सामने ला रोका। वहां इलाके के लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। पिछली रात की घटना की खबर अखबार में नहीं छप सकी थी, लेकिन कम से कम इलाके के लोगों को उसकी खबर लग चुकी थी। हम लोग जीप से उतरे और चर्च के कंपाउंड में दाखिल हुए। तभी दाईं ओर स्थित पादरी के घर का मुख्य द्वार खुला और उसमें से एएसआई काशीनाथ ने बाहर कदम रखा। प्रभुदयाल पर निगाह पड़ते ही वह लपकता हुआ उसके पास पहुंचा। क्या बात है? प्रभुदयाल उसके बदहवास चेहरे पर निगाह डालता हुआ तीखे स्वर में बोला। घपला, काशीनाथ के मुंह से निकला। घपला? कैसा घपला? विधवा का वकील यहाँ पहुंच गया है। वकील? कौन सा वकील? जॉर्ज सैमसन। वह? प्रभुदयाल अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डालता हुआ बोला। पहुंच भी गया? जी साहब, अभी 10 मिनट पहले वह पीटर फ्रांकोंजा के साथ यहाँ पहुंचा है। आते ही वह राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ गया। मुझसे पूछने लगा कि क्या मेरे पास इमारत की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट था। तुमने कहना था कि तलाशी मिसेस कॉटन की इजाजत से हो रही थी। मैंने कहा था। जवाब में वह बोला कि वह इजाजत विथड्रॉ की जा रही थी। मैं फौरन तलाशी बंद करूं और वहां से चलता फिरता नजर आऊं। प्रभुदयाल एकाएक बेहद गंभीर दिखाई देने लगा। अभी एक और भी हरकत की है उस वकील के बच्चे ने, काशीनाथ बोला। वह क्या? प्रभुदयाल बोला। आते ही उसने विधवा को बीमार, नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार घोषित कर दिया। आनन फानन कहीं फोन करके उसने एक डॉक्टर और एक नर्स को बुलाया। डॉक्टर ने आकर इस बात की तस्दीक की कि विधवा नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार थी। वह कहता है कि उसे मुकम्मल आराम की सख्त जरूरत है। आते ही उसने मिसेस कॉटन को बिस्तर के हवाले कर दिया, उसे कोई इंजेक्शन दिया और पहरेदार के तौर पर नर्स को यह कहकर उसके सिरहाने तैनात कर दिया कि कोई उसके पेशेंट को डिस्टर्ब न करने पाए। यह मिसेस कॉटन को हथप्राण की घड़ी और अंगूठी की उसकी ड्रेसिंग टेबल में से बरामदगी की जवाब तलबी से बचाने की उस वकील की चाल है। जाहिर है। घड़ी और अंगूठी कहाँ है? मेरे पास, वह तनिक गर्वपूर्ण स्वर में बोला। बहुत जोर लगाया उस वकील के बच्चे ने कि वे दोनों चीजें मैं उसे सौंप दूं, लेकिन मैंने दोनों चीजें देखने तक नहीं दी उसे।
ये रही वे। काशीनाथ ने रुमाल में लिपटी घड़ी और अंगूठी इंस्पेक्टर को सौंप दी। प्रभुदयाल ने बड़ी सावधानी से रुमाल को खोलकर दोनों चीजों का मुआयना किया। विधवा? फिर उसने काशीनाथ से सवाल किया, क्या कहती है इन दोनों चीजों के बारे में? उससे कुछ पूछने की नौबत ही नहीं आई साहब, काशीनाथ बोला। इन चीजों के बरामद होते ही पहले मैंने आपको फोन किया, फिर रिसीवर रखकर अभी मैं विधवा से मुखातिब हुआ ही था कि वह वकील और विधवा का बड़ा भाई यहाँ पहुंच गए। आते ही उन्होंने तो मेरे साथ यूं पेश आना शुरू कर दिया जैसे राजमहल में चोर घुसाया था। विधवा ने शिनाख्त तक नहीं की इन चीजों की? नहीं साहब, लेकिन हैं दोनों चीजें शर्तिया पादरी की। शिनाख्त फिर भी जरूरी है। आओ। हम सब इमारत में दाखिल हुए। वहां हमने एक सूट बूटधारी युवक को खड़ा पाया। यह कौन है? प्रभुदयाल दबे स्वर में बोला। नाम इब्राहिम है। काशीनाथ भी वैसे ही दबे स्वर में बोला। अपने आप को उस वकील का प्राइवेट सेक्रेटरी बताता है। हु इज इन चार्ज ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन प्लीज? इब्राहिम नामक वह युवक बोला। मैं हूं, प्रभुदयाल कठोर स्वर में बोला। क्यों? आपका शुभ नाम? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल। क्यों? मेरे बॉस बैरिस्टर जॉर्ज सैमसन आपसे, सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। तो करें, आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। नहीं, अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। लेकिन सुना नहीं? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे बॉस चाहते हैं कि... लगता है तुम्हारे कानों से मैल निकलवाने वाली है। प्रभुदयाल का पुलिसिया स्वभाव एकाएक जलाल पर आ गया। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा तुम्हारा बॉस क्या चाहता है, मैंने तुम्हें यह बताया है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा है उसे यहाँ बुला कर लाओ। बात समझ में आ गई तुम्हारी? जी हाँ, आ गई, वह मरे स्वर में बोला। तो फिर जिस्म को हरकत दो। वह बिना बोले घूमा और अपने पीछे मौजूद एक दरवाजा खोलकर उसके पीछे गायब हो गया। 2 मिनट बाद एक लगभग 50 साल का अधपके बालों वाला निहायत रौबदार चेहरे वाला व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। वह एक शानदार सूट पहने था और मुंह में सिगार दबाए था। यही है वकील का बच्चा, काशीनाथ दबे स्वर में बोला। जानता हूं, प्रभुदयाल दांत भींचकर बोला। यह मुझे भूल गया मालूम होता है, लेकिन मैं इसे जानता हूं। उसके पीछे पीछे ही इब्राहिम भी वहां पहुंच गया था। उसने प्रभुदयाल की तरफ इशारा करके वकील के कान में कुछ कहा। वकील की पैनी निगाहें एक क्षण को प्रभुदयाल के चेहरे पर टिकी, फिर तुरंत उसके होठ मुस्कुराहट की सूरत में फैले और वह अपना दायां हाथ फैलाए प्रभुदयाल की तरफ बढ़ा। हेलो, उसने यूं प्रभुदयाल की तरफ हाथ बढ़ाया कि प्रभुदयाल उसका हाथ थामे बिना न रह सका। आई कैन नॉट बिगन टू एक्सप्लेन, मिस्टर इंस्पेक्टर, हाउ वेरी ग्लैड आई एम टू सी यू। बंदे को जॉर्ज सैमसन कहते हैं। खैर, आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई है? जाहिर है। कमाल है। क्या कमाल है? यही कि आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई है। आज तक तो कोई मुजरिम या कोई मुजरिमों का हिमायती मुझसे मिलकर खुश हुआ नहीं। वह सकपकाया। उसके होठ तो फिर भी मुस्कुराहट की सूरत में फैले रहे, लेकिन उसकी आंखों में से मुस्कुराहट का जज्बा तुरंत गायब हो गया। मिस्टर इंस्पेक्टर, वह प्रत्यक्षता विनोदपूर्ण स्वर में बोला, यहाँ ना कोई मुजरिम है और ना मुजरिमों का हिमायती। यहाँ तो उल्टे पुलिस ही मुजरिमाना हरकतें कर रही है। मसलन बिना सर्च वारंट के यहाँ की तलाशी ली जा रही है। सर्च वारंट के बिना ली जा रही है, लेकिन इस घर की मालकिन की इजाजत के बिना नहीं। मालकिन आप लोगों के साथ दयानतदारी से पेश आई तो आप लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। मेरे सुनने में आया है कि 6 घंटों से यहाँ की तलाशी हो रही है। तलाशी यूं होती है? आप क्या यहाँ सुई तलाश कर रहे हैं? तलाशी कैसे होती है हमें मालूम है। आप बराए मेहरबानी हमें हमारा धंधा सिखाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन बतौर एक पुलिस ऑफिसर आपको आपका फर्ज याद दिलाने की जरूरत सरासर है। आप मेरे क्लाइंटों को खामखा हल्का नहीं कर सकते। खामखा कोई काम नहीं होता वकील साहब, हर बात की कोई वजह होती है। वह वजह मेरी समझ में भी तो आनी चाहिए। आप समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगी। आप समझाइए, समझाइए आप।
मैं यहाँ तफ्तीश के लिए आया हूँ, ना समझ लोगों की क्लास लेने के लिए नहीं। एकाएक जॉर्ज सैमसन का चेहरा कानों तक लाल हो गया। बड़ी कठिनाई से उसने अपने आप पर जब्त किया। अब आप चाहते क्या है? वह बोला। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे क्लाइंटों को हल्का न करें। कौन कौन है आपके क्लाइंट? फादर कॉटन के परिवार के सारे सदस्य मेरे क्लाइंट हैं। बेगुनाह लोगों को लीगल कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती है। मैं इस परिवार का हित चिंतक हूँ। इनके अधिकारों की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। मैं यहाँ किसी को पुलिस की जातियों का शिकार नहीं होने दे सकता। मकतूल की बीवा से चंद सवाल पूछने की कोशिश करना उसके साथ जाती हो गई। मिसेस कॉटन इस वक्त आपके सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। उनका डॉक्टर कहता है कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। जब वे ठीक हो जाएंगी तो आप लोगों को उनसे सवाल पूछने की इजाज़त दे दी जाएगी। किसी विटनेस को पुलिस की इंक्वायरी से बचाने के लिए किसी वकील के द्वारा यह ट्रिक पहली बार इस्तेमाल नहीं की गई है। मिस्टर इंस्पेक्टर, विधवा के भाइयों को पुलिस की पूछताछ से बचाने के लिए भी क्या आप यही कदम उठा रहे हैं? उन्हें भी सिडेटिव के इंजेक्शन दिलवाकर उनके सिर पर एक एक नर्स खड़ी कर रहे हैं आप? नाउ लिसन मिस्टर इंस्पेक्टर। बेटर यू लिसन मिस्टर बैरिस्टर। प्रभुदयाल इतने धीमे स्वर में बोला कि बड़ी कठिनाई से उसकी आवाज़ सबके कानों तक पहुंच पाई। एंड टेल मी, आर यू बाय इन चांस ट्राइंग टू थ्रेटन मी? नो, वकील हड़बड़ाया। नॉट एट ऑल। आई एम ग्लैड दैट यू आर नॉट। नाउ शैल वी कम टू द पॉइंट? यस प्लीज। आप यहाँ की तलाशी जारी रहने देंगे या नहीं? हरगिज नहीं, यह एक गैर कानूनी हरकत है। तलाशी मिसेस कॉटन की इजाज़त से हो रही थी। वह इजाज़त मिसेस कॉटन पर बेजा दबाव डालकर हासिल की गई थी। उस इजाज़त को आप कैंसल समझे। मैं तलाशी का कोर्ट से ऑर्डर हासिल कर सकता हूँ। मैं ऐसे किसी ऑर्डर की पुरजोर खिलाफत करूँगा। ऑर्डर आपकी खिलाफत के बावजूद हासिल हो सकता है, तो कर लीजिए हासिल। यानी कि आपकी खिलाफत का असल मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लटकाना होगा। आप अपना मनपसंद कोई भी मतलब निकालने के लिए आज़ाद हैं। अगर आपके क्लाइंट बेगुनाह है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में रोड़े अटकाने से, उसे लटकाने का सामान करने से उन्हें क्या हासिल होगा? मेरे क्लाइंट बेगुनाह है। अगर वे बेगुनाह नहीं है तो उनका गुनाह साबित करके दिखाना आपका काम है। अगर आप उनका गुनाह साबित नहीं कर सकते तो हैरेसमेंट के अपने स्टैंडर्ड पुलिसिया तरीकों से उन्हें हल्कान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और फिर बार बार उनके गले पड़ने का क्या मतलब? क्या एक एक बार सबसे जवाब तलबी नहीं कर चुके आप? क्या हर कोई पूरी ईमानदारी से आपके तमाम सवालों का जवाब नहीं दे चुका? तमाम सवालों का जवाब नहीं, प्रभुदयाल कठोर स्वर में बोला। और पूरी ईमानदारी से तो हरगिज भी नहीं। सबने झूठ बोला है। आप ऐसा समझते हैं कि सबने झूठ बोला है, और आपको ऐसा समझने से कौन रोक सकता है? यह हकीकत है। आपके क्लाइंटों के झूठ पकड़े जा चुके हैं। किसका झूठ पकड़ा है आपने? पीटर फ्रांकोंजा की ही मिसाल लीजिए। वह कहता है कि पिछली रात वह रेडियो पर विविध भारती सुनता रहा था, जबकि वह रेडियो नहीं सुन रहा था। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, ठीक है, वह रेडियो नहीं सुन रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह झूठ बोल रहा था। तो फिर और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि उसे धोखा हुआ था कि वह रेडियो सुन रहा था। वास्तव में वह टेप सुन रहा था। टेप? हाँ, टेप। मैं पीटर फ्रांकोंजा को बचपन से जानता हूँ। वह एक आदतन गायब ख्याल आदमी है। अपने ख्याल से वह रेडियो सुन रहा था, लेकिन वास्तव में उसने टेप ऑन किया था। वह टेप पर रिकॉर्डिंग गाने सुन रहा था। इतनी मामूली बात को आपने इस कदर तूल दे दी। इतनी मामूली बात के दम पर आपने उसे दो हत्याओं का सस्पेक्ट बना दिया। बड़ा उम्दा जवाब सोचा आपने पीटर फ्रांकोंजा की गलत बयानी का। आपको यूं आंधी तूफान की तरह यहाँ बुलाए जाने की जरूरत सार्थक करके दिखा दी आपने। खुद पीटर फ्रांकोंजा को तो यह जवाब 7 जन्म न सूझता कि गाने वह रेडियो पर नहीं, टेप पर सुन रहा था। यह हकीकत है,
और इस हकीकत की वाकिफियत उसे अभी अभी हुई है, आपके राजनगर में कदम रखने के बाद। यह हकीकत है, उसने जिद की। ऐसे ही सर्फ से धुले चमचमाते हुए जवाब आपके पास हमारे बाकी ऐतराजों के भी होंगे। मिसिस कॉटन की ड्रेसिंग टेबल के दराज से बरामद घड़ी और अंगूठी का भी कोई ऐसा ही सस्ता हुआ जवाब आपके पास होगा। वह अंगूठी और घड़ी जिसे आप लोग अपनी बहुत बड़ी खोज मान रहे हैं, कुछ भी अहमियत नहीं रखती। अच्छा, जी हाँ, जो घड़ी आपके आदमी ने ड्रेसिंग टेबल के दराज से बरामद की थी, वह मिसिस कॉटन अपने पति को उसके जन्मदिन पर, जो कि अगले ही हफ्ते था, उपहार स्वरूप देने वाली थी। वह घड़ी अभी तक उसके पति को मिली नहीं थी, लेकिन लाश की कलाई पर से उसकी घड़ी गायब थी। जरूर गायब होगी, मैं आपकी बात को गलत करार नहीं दे रहा, लेकिन जो घड़ी गायब है वह वो नहीं जो कि ड्रेसिंग टेबल में से बरामद हुई है। तो फिर वह घड़ी कहाँ गई जो पादरी साहब की कलाई पर बंधी थी? हमें क्या पता कहाँ गई? आप पुलिस वाले हैं, आप मालूम कीजिए वह कहाँ गई। आप इतने बड़े पुलिस अफसर हैं, सार्थक करके दिखाइए अपने रुतबे को, ढूंढ कर दिखाइए वह घड़ी। वह घड़ी हम पहले ही ढूंढ चुके हैं। गलत, जो घड़ी यहाँ से बरामद हुई है वह फादर कॉटन की घड़ी नहीं। अगले हफ्ते वह उनकी हो जाती, लेकिन अभी नहीं हुई थी। आप 7 जन्म यह साबित नहीं कर सकते कि वही घड़ी लाश की कलाई पर से उतारी गई थी। मैं इसी जन्म में साबित करके दिखाऊंगा, प्रभुदयाल दृढ़ स्वर में बोला। यू आर मोस्ट वेलकम। अंगूठी के बारे में क्या कहते हैं आप? वह भी हत्यारे के लिए अगले हफ्ते आने वाले उसके जन्मदिन का उसकी बीवी की ओर से उपहार था? नहीं, वकील बड़े इत्मीनान से बोला। वह अंगूठी पादरी साहब की ही थी। आई सी। तो फिर वह पादरी साहब की उंगली पर से किसने उतारी? खुद पादरी साहब ने। क्या? वह अंगूठी मिसेस कॉटन को बाथरूम के सिंक पर पड़ी मिली थी। इत्तेफाक से मिसेस कॉटन की निगाह अंगूठी पर पड़ गई थी और उन्होंने उसे वहां से उठाकर संभाल कर ड्रेसिंग टेबल के एक दराज में रख दिया था। घड़ी के साथ? हाँ, उस घड़ी के साथ जो पादरी साहब के लिए जन्मदिन का उपहार थी और जिसे अभी तक पादरी साहब की कलाई की शोभा बनने का फक्र हासिल नहीं हुआ था। यकीनन। बाथरूम में पादरी साहब ने अंगूठी क्यों उतारी? इसका जवाब तो आपको पादरी साहब ही बेहतर दे सकते थे। वैसे अंगूठी उतारने की कई वजह हो सकती हैं। हाथ धोते वक्त कोई साबुन वाबुन फंस गया होगा अंगूठी में, जिसकी वजह से उन्होंने अंगूठी उतार कर सिंक पर रख दी होगी और बाद में वे उसे वहां से उठाकर उंगली पर पहनना भूल गए होंगे। यानी कि पादरी साहब भी अपने बड़े साले की तरह गायब ख्याल आदमी थे। जैसे साले साहब रेडियो चलाना चाहते थे तो टेप चला बैठते थे, वैसे ही पादरी साहब अंगूठी उतारते थे तो उसे वापस पहनना भूल जाते थे। ओके, उसने उत्तर न दिया। प्रत्यक्षता वह इंस्पेक्टर के वार्तालाप के अंदाज से खुश नहीं था। पादरी साहब के पास क्या कोई और भी अंगूठी थी? प्रभुदयाल ने नया सवाल किया। मुमकिन है रही हो। इस बारे में तो आपको मिसेस कॉटन ही बेहतर बता सकती हैं। उनकी जगह आप भी सब कुछ काफी अच्छा ही बता रहे हैं। अंगूठी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, वह उखड़े स्वर में बोला। पिछली रात पीटर फ्राकुंजा को 15 जॉर्ज टाउन से आई टेलीफोन कॉल के बारे में कुछ मालूम हो आपको? नहीं मालूम। वकील साहब, अब आप उखड़ रहे हैं। अब आप पहले की तरह मीठे मीठे जवाब नहीं दे रहे। उसने उत्तर ना दिया। उसने बड़ी मजबूती से अपने होठ भींच लिए। एक बात और, प्रभुदयाल बोला। वह भी बोलिए। आपकी परिवार से मंत्रणा तो हो चुकी है, ऊपर से आप इन लोगों के पुराने वाकिफकार हैं। हमारी पूछताछ के जवाब में परिवार के हर सदस्य ने इस बात को नकारा है कि पादरी साहब में और मिसेस सूजन डेनिंग में अवैध संबंध थे, जबकि यह बात इस इलाके के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ऐसा सफेद झूठ बोलने से फायदा? इंस्पेक्टर साहब, कम से कम मिसेस कॉटन को तो इन अवैध संबंधों की वाकिफियत नहीं थी। गलत, उन्हें खूब वाकिफियत थी। इन संबंधों को लेकर उनका अपने पति से झगड़ा तक हो चुका था। मेरे पास गवाह है इस बात का। फिर तो मैं यही कह सकता हूँ कि परिवार ने ऐसे
किन्हीं अवैध संबंधों को इसलिए नकारा था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि फादर कॉटन जैसे विद्वान व्यक्ति का, खुदा के बंदे का, उसकी मौत के बाद इमेज खराब हो। उन बातों को हवा देने से अब कोई फायदा तो हो नहीं सकता था, उल्टे नुकसान हो सकता था। इसलिए दिवंगत आत्मा की खातिर उन्होंने इसी बात पर जोर देना मुनासिब समझा कि फादर कॉटन के उस औरत के साथ कोई अवैध संबंध नहीं थे। जवाब अच्छा है, लेकिन यह जवाब देना शायद और किसी को न सूझता, इसलिए आप ऐसा कीजिएगा, यह जवाब विधवा को और उसके दोनों भाइयों को अच्छी तरह से रटा दीजिएगा, बाद में काम आएगा। वकील खामोश रहा। एक आखिरी बात और, प्रभुदयाल बोला, मिसेस कॉटन का कहना है कि पिछली रात अपने पति के लौटने के इंतजार में वे कढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करती रही थी। आप जानते हैं कि मिसेस कॉटन कल रात क्या कढ़ाई करती रही थी? नहीं, इस बारे में तो मिसेस कॉटन ही आपको कुछ बता सकती हैं, और आपकी मेहरबानी से उनसे कुछ पूछना मुमकिन नहीं हो सकता। मिस्टर इंस्पेक्टर, वे नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार, नेवर माइंड, आई नो द स्टोरी। उम्र भर तो वे मौजूदा किस्म की डॉक्टरी देख रेख में काट नहीं पाएंगी। कभी तो वे इस काबिल होंगी ही कि वे पुलिस के सवालों का जवाब दे सकें। वह नौबत कब आएगी वकील साहब? मुझे नहीं पता। पता रखना चाहिए था आपको। उस डॉक्टर से ही पूछा होता जिसने उन्हें सिडेटिव दिया था। मैं पूछूंगा। जरूर पूछिएगा, और जो जवाब मिले वह हमें भी बताइएगा। बेहतर। पीटर फ्राकुंजा कहाँ है? वह भी क्या नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार है और आराम फरमा रहा है? नहीं, वह अपनी बहन की तीमारदारी के लिए उसके पास मौजूद है। यानी कि नर्स की तीमारदारी काफी नहीं। नर्स नर्स होती है, अपना खून होता है। बजा फरमाया आपने। उससे तो बात करने पर कोई पाबंदी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पाबंदी किसी से भी बात करने की नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि मिसेस कॉटन इस वक्त आपसे बात करने की स्थिति में नहीं है। पीटर से आप बात करना चाहते हैं तो मैं उसे अभी यहाँ बुला देता हूँ। नहीं, अभी नहीं। वह एक क्षण ठिठका और बोला, वकील साहब, ये घर तो आपकी प्रोटेक्टिव कस्टडी में आ गया है, लेकिन चर्च के बारे में क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? हम चर्च का तो चक्कर लगा सकते हैं, या उसमें दाखिल होने पर भी आपकी पाबंदी है? मेरी कोई पाबंदी नहीं। चर्च पब्लिक प्लेस है, आप शौक से वहां का चक्कर लगाइए। थैंक यू। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। दो कहिए, एक ही काफ़ी है। फरमाइए। मैं नहीं चाहता यहाँ हर वक्त पुलिस वाले मंडराते दिखाई दें। इस बात का मिसेस कॉटन के दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आप बराए मेहरबानी यहाँ से अपने आदमी हटा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यह जगह पुलिस की निगरानी में रहे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मिसेस कॉटन की मौजूदा हालत का तो ख्याल कीजिए। उनका ख्याल आप जो कर रहे हैं इतने उम्दा तरीके से, आप समझ नहीं रहे हैं कि उन पर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव है। मैं सब समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ वही नहीं समझ रहा हूँ जो आप मुझे जबरन समझाना चाहते हैं। मैं इस बारे में आपके अफसरान से बात करूंगा। शौक से कीजिए, लेकिन यह बात धमकी के तौर पर मेरे सिर पर पटकने की कोशिश मत कीजिए। वह खामोश रहा। इस बार उसके होंठ इतने जोर से भिजे कि उन्होंने वकील के चेहरे पर नाक के नीचे खिंची एक लकीर की सूरत अख्तियार कर ली। पादरी की स्टडी चर्च के पहलू में बना एक विशाल कमरा था, जिसमें चर्च के भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से रास्ता था। भीतर पुराने स्टाइल की आबनूस की लकड़ी की एक मेज लगी हुई थी, जिसके पीछे एक सीधी सपाट पीठ वाली लकड़ी की ही कुर्सी रखी थी। वैसी ही 3 कुर्सियां प्रत्यक्षता आगंतुकों के लिए मेज के सामने भी पड़ी थी। एक तरफ एक दीवार के साथ एक अपेक्षाकृत छोटी मेज लगी हुई थी, जिस पर की कवर से ढका टाइपराइटर पड़ा था। प्रभुदयाल टाइपराइटर के पास पहुंचा। उसने टाइपराइटर का कवर उतारा। कुछ क्षण वह उसे घूरता रहा, फिर वह उसके सामने बैठ गया। उसने वहीं से उठाकर रोलर पर एक कागज चढ़ाया और उस पर अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड स्ट्रेट राइट ओवर द लेजी डॉग टाइप किया। यह वह फिक्रा था
जिसमें कॉमा, फुल स्टॉप सहित इंग्लिश के तमाम अक्षर शामिल होते थे। उसने कागज रोलर से खींचा और उसे बंसल को थमाता हुआ बोला, इसका मिलान धनीराम को भेजी गई टेलीग्राम के लिए तार घर में भरे गए टेलीग्राम फॉर्म की फोटोकॉपी से करवा लो। बंसल ने तुरंत आदेश का पालन किया। साहब, अंत में वह बोला, यह फॉर्म इसी टाइपराइटर पर टाइप किया गया था। आई सी, प्रभुदयाल विचारपूर्ण स्वर में बोला। आई सी। फिर वह बड़ी मेज की तरफ आकर्षित हुआ। बड़ी मेज पर कुछ अनखुली चिट्ठियां पड़ी थी जो शायद उसी दिन वहां पहुंची थी। प्रभुदयाल ने सबसे पहले चिट्ठियों का ही मुआयना किया। बेकार। कुछ क्षण बाद वह चिट्ठियों को वापस मेज पर उछालता हुआ वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। फिर उसने मेज पर पड़ी एक ट्रे में रखे कागजात का और मेज की दराजों में मौजूद सामान को टटोलना आरंभ किया। मेज की सबसे नीचे के दराज में से एक कागज बरामद हुआ जिस पर निहायत महीन शब्दों में लिखा था, हम प्यार किए जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले, चाहे ये दुनिया दीवार बने, चाहे मौत गले का हार बने, मंजिल से गुजर जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले, हम प्यार किए जाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। प्रभुदयाल ने एक बार मन ही मन और फिर उच्च स्वर में इस इबारत को पढ़ा। यह तो कविता मालूम होती है, प्रभुदयाल बोला। हैंडराइटिंग जनाना है और इसके भाव पादरी की आशनाई की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है यह इबारत सूजन ने लिखी हो। कविता के रूप में उसने पादरी के लिए अपने इश्क का इजहार किया हो। साहब, सुधाकर तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला, यह एक फिल्मी गाना है। अच्छा, जी हाँ, यानी कि लिखने वाली फिल्मी गानों की शौकीन थी, जाहिर है। बंसल, यस सर। यह कागज संभाल लो, तुमने मालूम करना है कि क्या यह इबारत सूजन की हैंडराइटिंग में लिखी गई है। यस सर। फिर प्रभुदयाल ने एक दराज में से कुछ तस्वीरें बरामद की। अधिकतर तस्वीरें पादरी की थी, लेकिन दो उसमें मिसेस सूजन डेनिंग की भी थी। अनटच्ड पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं, प्रभुदयाल बोला, और ये जरूर पासपोर्ट में ही इस्तेमाल करने के लिए मुहैया की गई हैं। उसी दराज में से दो और चीजें बरामद हुई। एक थी सूजन डेनिंग के नाम की पासपोर्ट के लिए अर्जी की मूल प्रतिलिपि तथा दूसरी चीज थी एक नया नकोर पासपोर्ट। पासपोर्ट रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ कॉटन के नाम का था और उस पर लिखी तारीख बता रही थी कि वह हाल ही में पासपोर्ट ऑफिस द्वारा इशू किया गया था। सूजन की अर्जी की मूल प्रतिलिपि का यहाँ क्या मतलब? प्रभुदयाल बड़बड़ाया। यह तो पासपोर्ट ऑफिस में होनी चाहिए थी। ऑफिस में कोई और अर्जी जमा कर दी गई होगी साहब, बंसल बोला। इसमें कोई गलती रह गई होगी जिस वजह से नई अर्जी भरनी पड़ी होगी। गलती दिखाई तो नहीं दे रही कोई। फिर भी शायद कोई गलती हो। सूजन की अर्जी पर कोई ऑब्जेक्शन होगी साहब। पासपोर्ट ऑफिस से सूजन की अर्जी ट्रेस करनी होगी। यस सर। मेज में से और कुछ न बरामद हुआ। फिर उसकी निगाह पैनी होती हुई चारों तरफ घूमने लगी। स्टडी की लकड़ी में ही दीवारों पर कई फ्रेम की हुई तस्वीरें लगी हुई थी। अधिकतर तस्वीरें ईसा मसीह या वर्जिन मैरी की पेंटिंग थी। केवल दो तस्वीरें फोटोग्राफ थी। एक फोटोग्राफ रंगीन था और वह पादरी का क्लोजअप था। दूसरा फोटोग्राफ काला सफेद था और वह एक ग्रुप फोटो थी। फोटो में मौजूद स्त्रियों की पोशाकों का फैशन उसके कम से कम 5 साल पुरानी होने की चुगली कर रहा था। उस ग्रुप फोटो में कई लोगों के बीच में पादरी और उनकी पत्नी खड़े दिखाई दे रहे थे। पादरी फोटो में भी अपना पादरियों वाला चोगा ही पहने था, लेकिन उसकी पत्नी एक बड़े विशिष्ट डिजाइन का ऐसा ऊनी कोट पहने थी जिसकी आस्तीनों पर और कॉलर पर फर लगा हुआ था। फोटो की पृष्ठभूमि में झेरी की झील साफ दिखाई दे रही थी, जिसे कि प्रभुदयाल ने फौरन पहचान लिया। लेकिन प्रभुदयाल की निगाह उन दोनों पर नहीं थी। उसने ग्रुप के कोने में खड़ी एक युवती पर अपनी एक उंगली रखी। इस लड़की को देखो बंसल। प्रभुदयाल अपलक तस्वीर को ताकता हुआ बोला, कितनी नौजवान है, कितनी खूबसूरत है कौन ये? बंसल उत्सुक भाव से बोला, तुमने नहीं पहचाना इसे? नहीं। 5 साल में काफी तब्दीली आ जाती है जनानी सूरत में।
5 साल में लड़की किशोरी से युवती बन जाती है और युवती औरत बन जाती है। बंसल के चेहरे पर उलझन के भाव प्रकट हुए। प्रत्यक्षता दिमाग पर बहुत जोर देने पर भी वह उस युवती को पहचान नहीं पा रहा था। ये ईयररिंग देखो, प्रभु दयाल बोला, जो इसने कानों में पहने हुए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। ईयररिंग? बंसल के मुंह से निकला। हाँ, ये ईयररिंग अभी हाल ही में तुम देखकर हटे हो। साहब, बंसल एकाएक उत्तेजित स्वर में बोला, ये ईयररिंग वही तो नहीं जो। हेडक्वार्टर फोन करो। यस सर। और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फौरन यहाँ पहुँचने के लिए कहो। यस सर। लेकिन साहब, ये ईयररिंग। गेट गोइंग। बंसल तुरंत वहां से बाहर को लपका। हमारा अगला पड़ाव चर्च था। चर्च के विशाल हॉल में बेंचों के बीच बनी राहदारी से गुजरकर हम स्टेज पर पहुंचे। वहां डायस पर एक खुला हुआ बाइबल पड़ा था। खुले बाइबल में एक कागज दबा हुआ था जिस पर पादरी के हस्तलेख में एक इबारत लिखी हुई थी। प्रभु दयाल ने उच्च स्वर में उस इबारत को पढ़ा। लिखा था, साधारण व्यक्ति के लिए सांसारिक लालसाओं का त्याग बहुत कठिन होता है। इन लालसाओं में से शारीरिक लिप्सा सबसे प्रबल होती है और छुपाई नहीं छुपती। जैसे आग की चुगली धुआं कर देता है, वैसे संसारिकता में फंसे निर्मल मन में से भी कई बार वासना का धुआं उठने लगता है। साहब, बंसल बोला, यह सब कुछ वह अपने ही बारे में तो नहीं कह रहा था। हो सकता है, प्रभु दयाल बोला, लेकिन बात की यह बारीकी श्रोताओं में से किसकी समझ में आई होगी। तभी चर्च का स्टेज के समीप का एक विशाल दरवाजा खुला और 3 जनों ने भीतर कदम रखा। उनमें सबसे आगे विलियम नोरिस थी और सिर्फ उसी को प्रभु दयाल पहचानता था। उसके पीछे जो 2 व्यक्ति चल रहे थे, उनमें से एक लगभग 50 के पेटे में पहुंचा हुआ हट्टा कट्टा सूरत से ही संपन्न लगने वाला व्यक्ति था तथा दूसरा एक उतनी ही उम्र का दुबला पतला दब्बू व्यक्ति था। वे तीनों स्टेज पर पहुंचे। मिस्टर इंस्पेक्टर, सिल्विया बोली, मीट हेनरी सिल्वेस्टर, चेयरमैन ऑफ दिस चर्च। संपन्न व्यक्ति ने प्रभु दयाल से हाथ मिलाया। बंदे को इंस्पेक्टर प्रभु दयाल कहते हैं। प्रभु दयाल बड़े अदब से बोला, सिल्विया ने मुझे बताया है, वह बोले। और यह? सिल्विया ने दूसरे व्यक्ति की तरफ संकेत किया। एल्बर्ट है। प्रभु दयाल ने उससे भी हाथ मिलाया। अलबत्ता एल्बर्ट ने बहुत झिझकते हुए उसका हाथ थामा। इंस्पेक्टर साहब, सिल्वेस्टर बोला, कुछ पता लगा हत्यारे का? अभी नहीं लगा, प्रभु दयाल बोला, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो भला क्यों नहीं लगेगा। हम लोगों से आपको सहयोग की शिकायत नहीं होगी। शुक्रिया, आप चर्च के जिम्मेदार आदमी हैं। मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमारे सहयोग का मतलब यह नहीं है कि आप हमारी चर्च को, हमारी कम्युनिटी को खामखा की पब्लिसिटी का निशाना बनाने की कोशिश करें या उसे बदनाम करने की कोशिश करें। मैं इस चर्च का सरपरस्त हूँ और इस पर किसी प्रकार की आंच। उसके बाद चर्च और अपनी कम्युनिटी की हिमायत में उसने इतना लंबा भाषण दिया कि सुनते सुनते प्रभु दयाल तंग आ गया। फिर उसकी सूरत से ही दिखाई देने लगा कि हेनरी सिल्वेस्टर नाम का वह अति वाचाल व्यक्ति उसे कतई पसंद नहीं आया था। अंत में जब वह एक बार सांस लेने के लिए रुका तो प्रभु दयाल तुरंत बोल पड़ा, आपके ख्याल से इस डबल मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? मेरे ख्याल से, वह सकपकाया। जी हाँ, आपके ख्याल से कौन हो सकता है हत्यारा? मुझे क्या पता, आप अपना अंदाजा ही बताइए। मेरा कोई अंदाजा नहीं। कोई भी ऐसी बात बताइए जो आपकी निगाह में कत्ल से ताल्लुक रखती हो सकती है। मैं ऐसी कोई बात नहीं जानता। आप पादरी साहब को तो अच्छी तरह से जानते थे। खूब अच्छी तरह से जानता था। फादर कॉटन सिर्फ इस चर्च का पादरी ही नहीं था, मेरा दोस्त भी था। क्या उन्होंने कभी आपको ऐसा संकेत दिया था कि किसी व्यक्ति विशेष से उन्हें जान का खतरा था? नहीं। आपको उनकी मिसेस डेनिंग से घनिष्ठता की खबर थी? इंस्पेक्टर साहब, जो आदमी आज इस दुनिया में नहीं, उस पर आपका यह बेजा इल्जाम। आपके बेजा कह देने भर से यह इल्जाम बेजा नहीं साबित होने वाला। मिस्टर सिल्वेस्टर, यह बात अब निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है कि उन दोनों में अवैध संबंध थे और आप
प्रभुदयाल ने खंजर की तरह एक उंगली उसकी तरफ झोंकी। खास तौर से इस बारे में वाकिफियत रखते थे। मैं? जी हाँ, आप। आपकी जानकारी के लिए हमें उन प्राइवेट डिटेक्टिवों की भी खबर है जो आपने पादरी साहब के पीछे लगाए थे, और उस गुप्त मीटिंग की भी खबर है जो इसी मसले को लेकर आपकी मौजूदगी में, आपकी अध्यक्षता में इसी चर्च में हुई थी। सिल्वेस्टर खामोश रहा। उसकी इल्जाम लगाती हुई निगाह एल्बर्ट की तरफ उठी। एल्बर्ट तुरंत निगाहें चुराने लगा। कहने का मतलब यह है मिस्टर सिल्वेस्टर, प्रभुदयाल बोला, कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च से हकीकत को झुठलाना मुमकिन न होगा। आई अंडरस्टैंड, वह धीरे से बोला। तो आप कबूल करते हैं कि पादरी साहब और मिसेस डैनिंग के संबंधों की बात गलत नहीं थी। बात सच थी, और यह बात चर्च की भारी बदनामी का बायस बन सकती थी। इसलिए मैंने फादर कॉटन से मिलना और उससे दो टूक बात करना जरूरी समझा था। लेकिन जिस बात को दो टूक करना आपने जरूरी समझा था, वह आपने फौरन पादरी साहब से नहीं की थी। पहले आपने उनके कार्यकलापों की टो लेने के लिए उनके पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए थे। मैंने जो मुनासिब समझा किया। एकाएक उसके स्वर में असहिष्णुता का पुट आ गया। अपने किसी एक्शन के लिए किसी को जवाबदेही करना मैं जरूरी नहीं समझता। लगता है आपकी भी जॉर्ज सैमसन से बात हो गई है। क्या मतलब? कैसे लगता है? जो फैंसी जवाब अभी आपने दिया है उस पर साफ साफ जॉर्ज सैमसन की छाप है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन खामखा की बातों से आप क्या हासिल करना चाहते हैं। कोई बात खामखा की नहीं होती, प्रभुदयाल शुष्क स्वर में बोला। खामखा की बातों के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं। तो फिर छोड़िए, आप एक जिम्मेदार और रसूख वाले आदमी हैं। जो बात आप नहीं बताना चाहते वह मैं आपसे जबरन नहीं कबूलवा सकता। और जॉर्ज सैमसन आपकी अपनी कम्युनिटी का आदमी है, माना हुआ वकील है। उसकी किसी भी कैसी भी राय पर अमल करना आपसे अपेक्षित है। पूरा अख्तियार है आपको ऐसा करने का। वह खामोश रहा। अब एक और बात सुनिए और फैसला कीजिए कि वह जवाब देने लायक है या नहीं। फरमाइए। लोग कहते हैं कि आपका यह चर्च प्रेत बाधा से ग्रस्त है। क्या? लोग कहते हैं कि रात को सेंट माइकल का भूत चर्च के अहाते में विचरता है। नॉनसेंस। कई लोगों ने वह भूत देखा होने का दावा किया है। बकवास, सरासर बकवास। आपको ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं? हरगिज भी नहीं। यह इलाके का सबसे पुराना, सबसे पवित्र चर्च है। इसके बारे में ऐसा कुछ कहना भी गुनाह है। अगर ऐसी कोई बात आम है तो यह जरूर चर्च के किसी दुश्मन का काम है। यह अफवाह किसी निहायत नामकुल आदमी की कारगुजारी है कि चर्च ऑफ सेंट माइकल प्रेत बाधा से ग्रस्त है। अफवाह ही सही, लेकिन यह अफवाह क्या आपके कानों तक कभी नहीं पहुंची? ना, कभी नहीं पहुंची। यह बात मैं पहली बार अभी आप ही के मुंह से सुन रहा हूं। कमाल है तो यह बात बहुत लोगों की जुबान पर। सिल्वेस्टर अपने चेहरे पर भारी असंतोष के भाव लिए खामोश खड़ा रहा। एल्बर्ट, प्रभुदयाल चर्च के कर्मचारी की तरफ आकर्षित हुआ। यस सर, एल्बर्ट बोला। तुमने कभी यह प्रेत बाधा वाली बात सुनी? एल्बर्ट ने बेचैनी से पहलू बदला, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। उसने सशंक भाव से सिल्वेस्टर की तरफ देखा। एल्बर्ट, प्रभुदयाल कठोर स्वर में बोला, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है। मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता। वह कठिन स्वर में बोला, मैंने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम भूत प्रेतों में विश्वास करते हो या नहीं। मैंने तुमसे पूछा है कि प्रेत बाधा की जो बात वहां प्रचलित है उससे तुम्हें वाकिफियत है या नहीं। उत्तर देने के स्थान पर एल्बर्ट ने फिर सशंक भाव से सिल्वेस्टर की तरफ देखा। यह एक्टिंग छोड़ो, प्रभुदयाल झल्ला कर बोला, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इंस्पेक्टर, सिल्वेस्टर आवेशपूर्ण स्वर में बोला, आप इस तरह इसे धमका? आप बराए मेहरबानी 1 मिनट खामोश रहिए। बंसल एकाएक आगे बढ़कर एन एल्बर्ट के सामने जा खड़ा हुआ। इधर मेरी तरफ देखो, वह कर्कश स्वर में बोला। बड़ी कठिनाई से एल्बर्ट ने उससे निगाह मिलाई। क्या तुमने खुद मुझे यह बात नहीं बताई थी कि आज से कोई 6 महीने पहले चर्च के स्कूल की कुछ लड़कियां जो इसी हॉल के नीचे बेसमेंट में स्थित हॉल में
अपने स्कूल खोले जाने वाले एक ड्रामे का रिहर्सल कर रही थी तो प्रेत बाधा वाली अफवाह की शुरुआत तब पहली बार उनकी जुबानी हुई थी और बाद में वह चर्च में आने वाले और भी कई लोगों ने सुनी थी। ओह वह, सिल्वेस्टर बोला, यह बात तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन वह मामूली बेमानी बात थी और याद रखने लायक तो हरगिज भी नहीं थी। उसकी तो मुझे भी याद है, एल्बर्ट बोला। साफ लग रहा था कि हामी भरने के लिए सिल्वेस्टर से प्रेरणा पाकर ही उसने वह बात कबूल की थी। शुक्र है, प्रभुदयाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, कि आप लोगों की याददाश्तों की मोम एक साथ पिघली। अब लगे हाथों यह भी बता डालिए कि असल में बात क्या थी। वे लड़कियां, उत्तर सिल्विया ने दिया, मेरी क्लास की थी, इसलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, आप बताइए। हकीकत में यह जरूर एक मजाक था जो लड़कियों ने आपस में किया था। मजाक ही सही, लेकिन बात को साफ साफ कहिए। बात यूं है कि लड़कियां नीचे बेसमेंट के हॉल में ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी। मैं यहाँ ऊपर स्टडी में थी। एक लड़की की यहाँ कोई किताब रह गई थी। वह अपनी एक सहेली के साथ यहाँ ऊपर उस किताब की तलाश में आई थी। उसने यहाँ का दरवाज़ा खोला था और एकाएक उसकी चीख निकल गई थी। चीख की आवाज़ स्टडी में मुझ तक भी पहुँची थी और मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ पहुँची थी। मैंने उससे पूछा वह क्यों चीखी थी, तो वह कहने लगी कि उसने वहाँ भूत देखा था। तब वक्त क्या था? शाम 7 बजे का। तब यहाँ की अपनी कोई बत्ती नहीं जल रही थी। किसी एक आध खिड़की या रोशनदान से बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी भीतर पड़ रही हो तो पड़ रही हो, वरना यहाँ अंधेरा था। और वह लड़की कहती थी कि उस अंधेरे में उसने यहाँ भूत देखा था। हाँ, भूत कैसा था? बूढ़ा या जवान, जनाना या मर्दाना? इंस्पेक्टर साहब, सिल्वेस्टर झल्लाया, आप खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं एक बेमानी बात के पीछे। अरे वह बच्ची थी, नादान थी, यहाँ अंधेरा था। बाहर से आती किसी रोशनी से यहाँ कोई ऐसी परछाई सी हिली होगी कि वह भयभीत होकर चीख पड़ी होगी और उसका भयभीत मन भूत प्रेतों की कल्पना करने लगा होगा। लड़की भूत के बारे में क्या कहती थी? कैसा था वो? प्रभुदयाल ने यूं अपना प्रश्न दोहराया जैसे सिल्वेस्टर की बात उसने सुनी ही ना हो। बूढ़ा या जवान, जनाना या मर्दाना? यह तो मैंने लड़की से पूछा नहीं था, सिल्विया बोली। यह तो मैं तब पूछती जब मुझे भूत वाली बात पर विश्वास होता। फिर 2-3 दिन बाद एक और लड़की ने कहा कि उसने यहाँ भूत विचरता देखा था और 1 हफ्ते बाद एक बूढ़ी औरत ने दावा किया था कि उसने रात के सन्नाटे में चर्च के कंपाउंड में भूत विचरता देखा था। वह कहती थी कि उसके देखते देखते ही भूत चर्च के भीतर दाखिल हो गया था, जबकि रात को चर्च के दरवाजे पर ताला पड़ा होता है। फिर यूं ही यह अफवाह जोर पकड़ गई। मैं भूतों को नहीं मानता, प्रभुदयाल बोला। फिर भी, सिल्वेस्टर व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, आप इतने सवाल कर रहे हैं उस भूत के बारे में, लेकिन जब इतने लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत देखा है। कमाल है, यह तो वही बात हुई कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप भूतों को नहीं मानते, लेकिन लोगों ने भूत देखा है तो वह होता है। हद है आपकी भी। वह कोई जिंदा भूत था? जिंदा भूत? क्या मतलब? कोई ऐसा शख्स जिसे भूत समझ लिया गया था। आपका मतलब है कि रातों को कोई जीवित प्राणी चोरों की तरह से यहाँ विचरता था। मेरा यही मतलब है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसी न किसी तरह तो हुआ ही होगा। यूं रात को चोरों की तरह यहाँ कौन विचरता होगा? यही तो वह लाख रुपए का सवाल है जिसका हमें जवाब चाहिए। कोई कुछ न बोला। मेरी जानकारी में आया है, प्रभुदयाल ने चुप्पी भंग की, कि यहाँ इस चर्च में ऐसी कोई गुप्त जगह है जिसे आपस में पत्रों के आदान प्रदान के लिए पादरी साहब और मिसेस डैनिंग पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते थे। झूठ, बकवास, सिल्वेस्टर भड़क कर बोला। चेयरमैन साहब, प्रभुदयाल बोला, आज यह बात निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुकी है कि पादरी साहब में और मिसेस डैनिंग में नाजायज ताल्लुकात थे। पादरी साहब ने आपके दबाव में आकर आपसे वादा किया था कि वे भविष्य में मिसेस डैनिंग से कभी भी, कहीं भी, कतई नहीं मिलेंगे। लेकिन अब क्या यह बात साफ जाहिर नहीं है
कि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया था। आपकी, अपनी बीवी की और लोगों की निगाहों में आए बिना चर्च को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल करके वे क्या कम्युनिकेशन का यह सुरक्षित तरीका अख्तियार नहीं कर सकते थे? अगर वे दोनों ऐसा करते भी थे तो इस बात का अब जिक्र से क्या फायदा? आप चर्च को क्यों घसीटते हैं इस केस में? चर्च सिर्फ फादर कॉटन का नहीं था, चर्च हम सबका है, हमारी सारी कम्युनिटी का है। मरा सिर्फ चर्च का पादरी है, हम लोग तो जिंदा हैं, कुछ हमारा भी तो ख्याल कीजिए। आप क्यों हमारे चर्च को बदनाम करने पर तुले हुए हैं? मैं चर्च को बदनाम करने पर नहीं तुला हुआ। ऐसा करने से मुझे क्या हासिल होने वाला है? एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन उस पोस्ट ऑफिस की तलाश मेरे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ अभी भी कोई चिट्ठी पड़ी हो सकती है और वहाँ मौजूद ऐसी कोई चिट्ठी इस डबल मर्डर की हिस्ट्री पर बहुत रोशनी डाल सकती है। सिल्वेस्टर चुप हो गया। ही इज़ राइट, सिल्विया दबे स्वर में बोली। और प्रभुदयाल बोला, जिस भूत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह या तो यहाँ चिट्ठी रखने या यहाँ से चिट्ठी लेने आती मिसिस डेनिंग थी, और यहाँ कोई ऐसा शख्स था जिसको ऐसी किसी बात की भनक थी और वह मिसिस डेनिंग के पीछे लगा हुआ था। सिल्विया ने बड़े प्रभावित भाव से सहमति में सिर हिलाया। सिल्वेस्टर कई क्षण अनिश्चित सा खामोश खड़ा रहा और फिर अंत में वह एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, करो तलाश पोस्ट ऑफिस। थैंक यू, प्रभुदयाल बोला। मैडम, जिस बच्ची ने पहली बार भूत की बात की थी वह कौन से दरवाजे से भीतर दाखिल हुई थी? उस बीच के दरवाजे से, सिल्विया ने एक दरवाजे की तरफ संकेत करते हुए कहा। और भूत उसने कहाँ देखा था? यहाँ, उसने स्टेज के पास चर्च की पूर्वी दीवार की तरफ संकेत किया। आप सूजन की हैंडराइटिंग से वाकिफ हैं? जी, सूजन की हैंडराइटिंग से वाकिफ हैं आप? आपसे पहले सूजन पादरी साहब की सेक्रेटरी थी। पादरी साहब की सेक्रेटरी की ड्यूटी भुगताते हुए उनकी भूतपूर्व सेक्रेटरी की हैंडराइटिंग से 2-4 होने का इत्तेफाक हुआ हो सकता है आपके साथ। हाँ, सूजन के हाथ की लिखी कोई इबारत देखकर आप उसे पहचान लेंगी? उम्मीद तो है। बंसल, मैडम को वह फिल्मी गाने के अंदाज वाली चिट्ठी दिखाओ। बंसल ने आदेश का पालन किया। यह तो साफ साफ सूजन की हैंडराइटिंग है, सिल्विया तत्काल बोली। पक्की बात? प्रभुदयाल बोला। जी हाँ, यह चिट्ठी कहाँ से मिली आपको? थैंक यू मैडम। प्रभुदयाल उसके सवाल को नज़रअंदाज करता हुआ बोला। लेकिन अब आप लोग स्टडी में चलिए, हम लोग पोस्ट ऑफिस तलाश करते हैं। वे तीनों वहां से विदा हो गए। प्रभुदयाल पूर्वी दीवार की तरफ बढ़ा। अगर मैं इस चर्च का पादरी होता, वह बड़बड़ाया, तो मैं चिट्ठी छुपाने के लिए कौन सा स्थान सुरक्षित समझता? कहाँ छुपाता मैं चिट्ठी? कहाँ कहाँ कहाँ? प्रभुदयाल ने उधर की दीवार का, फर्श का, हर खिड़की झरोखे का इंच इंच करके मुआयना करना शुरू किया। यह क्या है? एकाएक वह बोला। वह दीवार में कोई 2 फुट गहरा 1 फुट का झरोका सा था, जिसकी सारी चौड़ाई में बड़े करीने से बाइबल की प्रतिमा लगी हुई थी। लेकिन उन पर जमी धूल इस बात की साफ चुगली कर रही थी कि वे बाइबल वहां सजावट का ही काम दे रहे थे, किसी और काम में वे नहीं आते थे। यही है वह पोस्ट ऑफिस, प्रभुदयाल बोला, जिसकी हमें तलाश है। जरूर इनके पीछे काफी जगह होगी। यहाँ एक जगह से धूल थोड़ी डिस्टर्ब हुई भी मालूम होती है, यानी कि यहाँ उंगलियों के निशान भी मिल सकते हैं। प्रभुदयाल ने केवल एक उंगली लगाकर एक बाइबल को अपनी तरफ सरकाया और उसके पीछे झांका। पीछे कोई सफेद सी चीज झलक रही थी। चिट्ठी है, वह उत्तेजित भाव से बोला। बड़ी सावधानी से बिना बाइबलों को या उन पर जमी धूल को डिस्टर्ब किए वह चिट्ठी वहां से निकाली गई। वह एक सादा लिफाफा था जो बंद था, लेकिन जिस पर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था। प्रभुदयाल ने लिफाफे को रोशनी के पास ले जाकर उसका मुआयना किया। इस लिफाफे को खोलकर एकाएक प्रभुदयाल बोला, इसे दोबारा बंद किया गया है। क्यों पाठक साहब? मैं खामोश रहा। लिफाफे को खोलकर दोबारा गोंद लगाकर बंद करना इस बात की साफ चुगली कर रहा है कि लिफाफे में मौजूद चिट्ठी
किसी ऐसे व्यक्ति ने पढ़ी थी जिसके लिए कि यह नहीं लिखी गई थी। यहाँ रखी जाने वाली चिट्ठियाँ कोई चोरी छुपे खोल खोल कर पढ़ता था। मैंने आंखों ही आंखों में प्रभु दयाल की पारखी चौकन्नी निगाहों की तारीफ की। फिर वह लिफाफा खोला गया। भीतर एक पत्र मौजूद था जो निश्चित ही मिसेस डेनिंग की हैंडराइटिंग में था। हम सब ने वह पत्र पढ़ा। लिखा था, डार्लिंग, तुम्हारे आदेशानुसार मैं आऊंगी, मैं ज़रूर आऊंगी। तुमने अपनी चिट्ठी में जो कुछ लिखा था उसकी मैं फ़ोन पर तस्दीक किए बिना नहीं रह सकी थी। माफ़ी देना, मैं 8 बजे खाली मकान में पहुंच जाऊंगी। यह चिट्ठी मैं इसलिए लिख रही हूँ कि शायद मैं हड़बड़ाहट में फ़ोन पर कुछ सही ना बोल पाई हूँ और तुम कुछ सही ना सुन सके हो। लेकिन जो कदम हम उठाने जा रहे हैं उसी मौजूदा हालात में उठाना क्या मुनासिब होगा? हम हर किसी की निगाह में हैं। जासूस तक हमारे पीछे लगे हुए हैं। डार्लिंग, यह न समझना कि मैं अपने लिए भयभीत हूँ। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी फिक्र है। अगर हमारे दुश्मनों ने कोई स्कैंडल खड़ा कर दिया तो हमारा इकट्ठे प्रस्थान नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर मैं यह भी सोचती हूँ कि जो बात देर सवेर दुनिया के सामने आनी ही है वह क्यों ना अभी जाहिर हो जाए। शायद इसी में हमारी और हर किसी की भलाई छुपी हो। लेकिन मेरी समझ में यह अब भी नहीं आ रहा कि रेलवे स्टेशन पहुंचने की जगह, जैसा कि हमारे में तय हुआ था, तुमने मुझे एकाएक जॉर्ज टाउन वाले मकान में आने के लिए क्यों कहा? पता नहीं क्यों मुझे तो डर लगने लगा है। पता नहीं क्यों बार बार मुझे किसी अनिष्ट की आशंका सता रही है। सभी तो हमारे दुश्मन हैं। मुझे तो एक बार यह तक लगा कि कहीं वह चिट्ठी जिसमें तुमने मुझे स्टेशन पहुंचने की जगह जॉर्ज टाउन आने के लिए लिखा था, मुझे तुमने लिखी भी थी या नहीं? कहीं वह भी तो हमारे दुश्मनों की कोई चाल नहीं थी? मैंने कई बार तुम्हारी वह चिट्ठी पढ़ी। साफ साफ तुम्हारी हैंडराइटिंग थी, लेकिन फिर भी मेरे मन से शंका न गई। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करने का खतरा मोल लिया और तुमसे प्रोग्राम की तब्दीली की तसल्ली हुई कि वह चिट्ठी तुम्ही ने लिखी थी। मेरे मन का वहम मिटा और मुझे खुशी हुई कि आज रात मेरी तमाम दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। अब पता नहीं कब 8 बजेंगे और कब मैं फिर तुम्हारी बाहों में होंगी। मुझे तो एक एक क्षण एक वर्ष जैसा लग रहा है। लेकिन कभी तो 8 बजेंगे ही, कभी तो हमारी मिलन की घड़ी आएगी ही। तब तक के लिए विदा, मेरे मालिक। तुम्हारी सूजन। प्रभु दयाल ने एक बार और उस चिट्ठी को पढ़ा और फिर उसे वापस लिफाफे में डालकर लिफाफा अपनी वर्दी की एक जेब में रख लिया। बाहर जाकर देखो, उसने आदेश दिया। अभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट यहाँ पहुंचा या नहीं? बंसल फौरन बाहर को लपका। यहाँ धूल में बने फिंगरप्रिंट बहुत नाजुक है, प्रभु दयाल बड़बड़ाया। मैं इनका एक क्षण का भरोसा नहीं कर सकता। कुछ क्षण बाद बंसल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ वापस लौटा। प्रभु दयाल के निर्देश पर वह आते ही प्रेमियों के पोस्ट ऑफिस पर से फिंगरप्रिंट उठाने में जुट गया। जब तक वह अपने काम से निपट न गया, सब उसके गिर्द खामोश खड़े रहे। अंत में उसने कमर सीधी की। बाकी भी जितने फिंगरप्रिंट जहां जहां से उठाए गए थे, उसने बताया, वे सब मैंने डेवलप कर लिए हैं। इनमें पानी के गिलासों पर से उठाए गए विभिन्न गवाहों के फिंगरप्रिंट, लाशों के प्रिंट और जॉर्ज टाउन के खाली मकान से उठाए गए प्रिंट शामिल हैं। खाली मकान में मिले प्रिंटों की शिनाख्त हुई? प्रभु दयाल ने पूछा। हाँ, अधिकतर प्रिंट तो पादरी और उसकी प्रेमिका के ही हैं, लेकिन कुछ और भी प्रिंट वहां से उठाए गए हैं जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। करो, सब प्रिंटों को सब प्रिंटों से मिलाकर देखो। यही तो मैंने करना शुरू किया था, जबकि एकाएक यहाँ के लिए बुलावा आ गया था। अब वापस पहुंचो और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करो। उसने सहमति में सिर हिलाया और अपने पेशे के साजो सामान के साथ वहां से विदा हो गया। उसके बाद फिर चर्च का मुआयना शुरू हुआ। प्रभु दयाल ने वहां ऐसी निगाह बीनी शुरू की जैसे सुई तलाश कर रहा हो। वहां की दीवारें, फर्श तक उसने यूं ठक ठका कर देखे जैसे वह कहीं से कोई तिलिस्मी दरवाजा खुलने की उम्मीद कर रहा हो। कहीं सुई की नोक जितना भी कोई छेद था तो प्रभु दयाल की पैनी तजुर्बेकार निगाह उस पर पड़ी थी। यह तो तुम बाल की खाल निकलवा रहे हो।
मैं दबे स्वर में बोला। ठीक पहचाना, प्रभुदयाल सहज स्वर में बोला। यही कर रहा हूं मैं खामोश हो गया। चर्च से निपटकर वहीं के एक कोने से नीचे को जाती घुमावदार सीढ़ियों के रास्ते हम बेसमेंट में मौजूद हॉल में पहुंचे। वहां भी प्रभुदयाल की बेहद बारीक निगाहबीनी आरंभ हुई, जो कि समाप्त हुई जबकि एक स्थान से उसने एक चौड़े मुंह वाली गोंद की छोटी सी शीशी बरामद की। तुरंत उसके चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव प्रकट हुए। वह शीशी उसने बड़ी सावधानी से अपनी वर्दी की एक जेब में रख ली। वापस चलो, वह एक अत्यंत रहस्यपूर्ण निगाह मुझ पर डालता हुआ एक विजेता के से स्वर में बोला। जिस चीज की मुझे तलाश थी वह मुझे मिल गई। गोल सीढ़ियों के रास्ते हम वापस चर्च में पहुंचे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।